राहुल गांधी आज हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी अलग से उन्हें नाथने में लगी हुई है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी लोगों को लगा था उत्पात होगा, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसे टैकल किया, यह संदेश देकर कि जजमेंट के फैसले पर देश में जश्न नहीं होना चाहिए। रायबरेली सीट जहां हार तय थी, वहां से राहुल गांधी चुनाव जीत गए। वो वायनाड से भी खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह समीची हारे उस तरह से वो रायबरेली भी हारे। जिसने दंगे करवा दिए संभल में, उस पर दंगे के मामले में एफआईआर हो गई, उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती। नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ताल ठोकते चार नेताओं के तेवर कहां चले गए हैं? एकाएक क्या हो गया साल भर के अंदर कि वो चारों नेता घरगुस्सू हो गए? 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी ताल ठोकते हुए नजर आई। सुप्रिया सुले तो विजय साइनिंग के साथ उसका वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ। संसद में राहुल गांधी ऐसे व्यवहार करने लगे मानो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2 बार लगातार लोकसभा में 10% सीट भी ना हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे निढाल अपने नेताओं को नायक बनाकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एहसान के बल पे पाया। लेकिन जो ही 99 के आंकड़े को छुआ कांग्रेस को लगा कि वो ऐसा लगता है कि वो राख से उठ खड़ी हुई है। राहुल गांधी संसद में ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे कि मजाक बनने लगे। फिर ऐसा क्या ना था गया, ऐसा क्या हो गया कि ढीले पड़ते नजर आए? आपने इन सबके बॉडी लैंग्वेज देखे हैं? इन चार नेताओं के बॉडी लैंग्वेज आपने उस परिणाम के बाद के 8 महीने बाद देखे हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल। जरा बारी बारी से इन चीजों को समझिए कि जो राहुल गांधी उत्पात मचाते थे, संसद में उच्छृंखलता का खेल खेलते थे, उन्हें क्या ना था गया। 2024 के चुनाव परिणाम में 240 पर रुकी बीजेपी को कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि सरकार चल ही नहीं पाएगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर इस सरकार को डुलाया हिलाया जाएगा। बार बार गुजरात दंगे की तरह यही नैरेटिव बनता रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इनका खेल खत्म हो गया। राहुल गांधी आज हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। बिहार में आरजेडी अलग से उन्हें नाथने में लगी हुई है। आरजेडी उन्हें वो 70 सीट देने को तैयार नहीं है और कांग्रेस उससे ज्यादा सीट चाह लगाई बैठी है। आरजेडी कहती है बिहार में तुम्हारी हैसियत क्या है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। दरअसल राहुल गांधी की यह दुर्गति हरियाणा में चुनाव परिणाम के बाद हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में सबसे पहले चुनाव हुआ। किसान, पहलवान और जवान के नाम पर कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को पूरा सेट कर रखा था। हरियाणा जैसा छोटा राज्य जिसमें सोरस के पैसे सबसे ज्यादा लगे थे और इस दांव में थे कि यदि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, लगातार एंटी इनकम्बेंसी से उसे ये उम्मीद थी कि 2 बार से लगातार चुनाव जीत रही भाजपा अब की बार एंटी इनकम्बेंसी की बदौलत से हारेगी। किसान, जवान और पहलवान ये मुद्दा हरियाणा के लिए था, जिसे एक तरह से राष्ट्रव्यापी बना दिया गया। पूरी भारतद्रोही गैंग को लगा कि यदि हरियाणा में चुनाव परिणाम कांग्रेस जीत जाती है तो फिर दिल्ली में हमला करना आसान हो जाएगा, दिल्ली कूच करना आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने इस आस में किसी को गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया, लेकिन आपसी फूट कांग्रेस के अंदर ऐसी रही कि बुरी तरह से कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई। हरियाणा चुनाव की हार की हताशा के बाद महाराष्ट्र में वही दुर्गति कांग्रेस की हुई। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी तरह से विपक्ष हार गया और भाजपा बड़ी ताकत के साथ जीत गई। इन दोनों चुनावों में माना गया कि एक बड़ी जीत संघ की वजह से है और कांग्रेस पूरी तरह से निढाल हो गया। यह असर आपको लोकसभा चुनाव के बाद
लगातार राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। राहुल गांधी जिस तरह से टी शर्ट पहन करके बाहें फैलाते थे, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को यदि देखेंगे तो उन्हें साफ हताशा दिख रहा है। इस दौर में जिनको यह लगता था कि प्रधानमंत्री दबाव में आ जाएंगे, पीएम मोदी और अमित शाह के तेवर तो और ज्यादा तल्ख हो गए। इस वजह से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी निढाल नजर आने लगी। सरकार ने अब यह तय किया है कि वो वक्फ बिल लाकर रहेगी और इसकी घोषणा अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो इसी सत्र में वक्फ बिल ले आएंगे। ये सरकार की उस ताकत को दिखा रहा है कि भले ही वो 240 पर अटकी, लेकिन एनडीए जो चुनाव पूर्ण गठबंधन था वो प्रचंड बहुमत के साथ आया है। नीतीश और नायडू उसके साथ हैं और इसी बल पर सरकार ने बड़ी तैयारी के साथ वक्फ बिल लाने की तैयारी करी और साफ कह दिया है कि वो यूसीसी भी ला करके ही रहेगी। राम मंदिर 370, राम मंदिर पर ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बीजेपी के चुनावी एजेंडे का हिस्सा था। 370 का खात्मा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और रातों रात 370 संसद के से पास करा दिया गया। दोनों सदनों से पास हो गया। लोगों को लगा इस पर उत्पात होगा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी लोगों को लगा था उत्पात होगा, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इसे टैकल किया, यह संदेश देकर कि जजमेंट के फैसले पर देश में जश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन जश्न मना जब राम मंदिर बना। मोदी ने वो तमाम चीजों को पूरा किया, लेकिन 240 के पाने के बाद लगा कि यदि प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है तो वो सब चीजें नहीं कर पाएगी। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद, परिणाम के बाद महाराष्ट्र में जीत और उसके बाद दिल्ली की जीत ने तो इन सब की कब्र ही खोद दी। अब जब बात दिल्ली की आई तो केजरीवाल की स्थिति देखिए। जो केजरीवाल जेल में होने के बाद भी हुंकार भरता था, जो केजरीवाल कांग्रेस के ही अभिषेक मनु सिंघवी के एहसान पर जेल के बाहर आया तो यह कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनाव में 7 के 7 सीट हम जीतेंगे और यह जीत हमारी जेल से निकलने की गारंटी होगी। केजरी को जेल चुनाव परिणाम से पहले जाना था, लेकिन उसने ये कह दिया कि वो जेल नहीं जाएगा क्योंकि चुनाव में दिल्ली में जब वो जीतेगा तो वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन उसे जेल जाना पड़ा और 7 के 7 लोकसभा चुनाव केजरी हार गए। उसके बाद भी उत्पात और उन्माद केजरीवाल के अंदर था। केजरीवाल को लगा कि इससे पहले भी 7 के 7 सीट 3 बार बीजेपी जीत चुकी हुई है, लेकिन विधानसभा की जीत तो उसी की होती है। शराब माफियागिरी में तिहाड़ रिटर्न केजरीवाल और उसका पूरा गुर्गों का गैंग तिहाड़ रिटर्न हो गया। जनता के बीच ऐसी छवि बनी। केजरीवाल ने सोचा कि इस मामले में विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है, क्योंकि इससे पहले लालू यादव और हेमंत सोरेन इस विक्टिम खेल को खेल चुके हुए थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इस विक्टिम कार्ड में भी ध्वस्त कर दिया। दिल्ली विधानसभा न सिर्फ केजरीवाल बुरी तरह से हारे, खुद अपना चुनाव हारे, सिसोदिया अपना चुनाव हारा और तीनों तिहाड़ी चुनाव हार गए। सत्येंद्र जैन भी अपना तिहाड़ चुनाव हार गया। इस हार की हताशा ने केजरीवाल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जो केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाद उत्पात मचा रहा था 7 सीट हारने के बाद भी, वो घर गुस्सा हो गया, वो छुप गया। पंजाब में जाकर विपश्यना के नाम पर छुप गया और पंजाब में एक से एक खेल करना शुरू कर दिया। खालिस्तानी एजेंडे का पद केजरी का पूरी कलंक कथा खुल गई। मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसा उत्पात मचाने वाला केजरीवाल सलाखों के पीछे कब जाएगा फिर, इसका खौफ उसे सता रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पहले तो सोचा कि वो राज्यसभा के माध्यम से सत्ता पर अपनी घुसपैठ जमाए रखेगा, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल के ऊपर एफआईआर पर एफआईआर हो रही है, दिल्ली सरकार के धन के दुरुपयोग करने का और एड में इसका खर्च करने के मामले में एफआईआर, सीएजी रिपोर्ट में यह साबित हो रही है बार बार। जो 14 सीएजी रिपोर्ट में 3 सीएजी रिपोर्ट संसद में विधानसभा में पेश किए हैं, उसने केजरीवाल के चेहरे पर कालिक पोत दी है। केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का एक अपनी छवि ईमानदार नेता की बनाई थी, वो ध्वस्त हो गई। इसीलिए केजरीवाल का तो बॉडी, कम से कम राहुल गांधी का तो हताश, लाचार, जोकर वाला भी बॉडी लैंग्वेज दिखाई भी देता है। केजरीवाल जैसा बरबोला उन्मादी जो कहता था कि दिल्ली उसके बाप की है, वो दिल्ली का राजा है,
जो ये कहता था कि कश्मीर फिल्म यूट्यूब पे देख लो, वो केजरी अब कैमरे के सामने नहीं आता, कैमरा से भी केजरी गायब हो गया। बात यहीं तलक नहीं रही, कांडी केजरी की ये दुर्गति पूरे देश को ये बता रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद की स्थिति यदि आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की दुर्गति उससे भी बदतर हो गई। 37 सीट पाने के बाद उत्तर प्रदेश में जो अपने पिता, उनके पिता जो नहीं पा सके, वो अखिलेश यादव ने पाया। अखिलेश यादव लगातार राहुल गांधी की तरह रिकॉर्ड बना रहे थे हारने का, लेकिन एकाएक लोकसभा चुनाव में संघ के बैकफुट पे आने और पूरे नैरेटिव ये फैला देने के लिए कि दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण छीन जाएगा, इस वजह से उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो गया जिसकी कल्पना अखिलेश यादव तक ने भी नहीं की। जो राहुल गांधी अमेठी का अपनी पारंपरिक सीट हार चुके थे, वो उनके एक तरह के घरेलू नौकर वहां से चुनाव जीत गए। रायबरेली सीट जहां हार तय थी, वहां से राहुल गांधी चुनाव जीत गए। वो वायनाड से भी खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह समीची हारे उस तरह से वो रायबरेली भी हारेंगे, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली सीट भी जीत गए और वायनाड भी। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़वाया और वायनाड से वो जीत गई। इन सब के बाद भी परिवार के अंदर गजब का हताशा है। आप कल्पना कीजिए, एक समय में सोनिया और राहुल कहां चले जाते थे कुछ पता ही नहीं चलता था। साल में ज्यादातर समय विदेश यात्राएं में होती थी। बीमारी के बहाने पर सोनिया देश से गायब होती थी। किस देश में जाती थी इसका कुछ भी पता नहीं होता था। आजकल सोनिया राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही इलाज कराने को, गंगाराम अस्पताल में ही इलाज कराने को विवश है, कहीं विदेश नहीं जाती। राहुल गांधी जब कभी भी विदेश यात्रा पर निकलते हैं, वो सब कुछ उनका रहस्य खुल जाता है। तो समझा जा सकता है कि किस कदर अभी वियतनाम यात्रा का मजाक उन्हें उड़ा और संसद में जॉर्ज सोरोस के मामले का खुल जाना। राहुल गांधी का ये मामला इसलिए भी है कि उनके विदेशी नागरिकता का मामला अमित शाह की मुट्ठी में है, इसीलिए खौफ की वजह राहुल गांधी की समझ में आती है। राहुल गांधी अपनी मां के साथ नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे चल रहे हैं, और यदि ये विदेशी नागरिकता का मामला सामने आ गया तो सरकार न सिर्फ इन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी, देश निकाला का भी लंबा ट्रायल केस करके कांग्रेस के पूरे वजूद को चोटिल किया जाएगा। ये हताशा राहुल गांधी की इसीलिए दिखाई देती है। लेकिन अखिलेश यादव तो उन्माद में थे। 37 सीट तो उनके पिता ने भी कभी नहीं लाया। 37 सीट तो ले आए अखिलेश यादव, लेकिन जब विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें करीब करीब अपने यादव बहुल और मुस्लिम बहुल दलित इलाके में पूरी तरह से उपचुनाव में हार। सोचिए, जिस अयोध्या के राजा की वो बात करते थे, उस फैजाबाद से जो सांसद जितनी सीट से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, उसके दोगुने संख्या बल से विधानसभा का चुनाव, जहां से अयोध्या का वो फर्जी राजा विधायक था, वहां से उसका बेटा बुरी तरह से हार गया। मैनपुरी से हार, उसके बाद अखिलेश यादव के यादव बहुल क्षेत्रों से हार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो बरबोलापन में कुछ भी कहते रहे, लेकिन उन्हें समझ में आने लगा कि जमीन उनकी हिल चुकी हुई है। अखिलेश यादव को पता है कि जो मामला आजम खान का चल रहा है, वैसा मामला उनके खिलाफ भी हो सकता है। आजम खान इतने मामले में जेल है कि इस जन्म में आजम का बाहर निकलना मुश्किल है। वो बरबोला आजम तबाह हो चुका हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए फंडिंग करने वाले तमाम माफिया या तो मिट्टी में मिल गए हैं या अंदर चले गए। इस बीच जियाउर रहमान बर्क, संभल के जो मामले हैं, संभल की जो स्थिति है, उसने अखिलेश यादव की जमीन हिलाकर रख दी है। जिस संभल में दंगा कराने की साजिश हुई, उस संभल के सांसद पर 2 करोड़ रुपए बिजली चोरी का मामला, उसके नैतिक पतन का मामला है। संभल के उस सांसद जियाउर रहमान बर्क जो जिहादी उन्माद फैला रहा था, जिसने दंगे करवा दिए संभल में, उस पर दंगे के मामले में FIR हो गई। उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन वो यहीं तक मामला नहीं है, उसका घर बुलडोजर से टूटने की नोटिस है। तो 2 करोड़ रुपए बिजली चोरी, अवैध निर्माण के बाद दंगा कराने के मामले में संभल का वो सांसद अंदर है जिसके दादा का उत्पात चला करता था। उस संभल में अब 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस चौकी बन रही है। उस संभल में जहां नेजा मेला लगता था, उसे खत्म कर दिया गया। पूरे प्रदेश में इस तरह के औरंगजेबी उन्माद को खत्म कर दिया गया और अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोल पा रहे।
संभल में उनका सांसद अब जेल गया तब जेल गया की स्थिति में है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। कमाल की बात यह है कि देश के सबसे बड़े सेटर, सबसे प्रभावशाली वकील अखिलेश यादव के पास है। कपिल सिब्बल अभिषेक यादव के पास, अखिलेश यादव के पास है जो गारंटी है बेल दिलाने का। कपिल सिब्बल किसी भी मामले में कोर्ट में पेश हो जाए, ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में नहीं रह सकती कि सिब्बल को मना कर दे। चाहे तीस्ता सीतावार के मामले में रात में अदालत, दो बार अदालत लगाने का मामला हो, या फिर आजम खान से लेकर के उन तमाम लोगों के मामले हो। इस मामले के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद होने के बाद भी कपिल सिब्बल का जियाउर रहमान बर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश न होना चौंकाता है। क्या कपिल सिब्बल के सामने अखिलेश यादव की भी नहीं चलती? क्या जियाउर रहमान बर्क को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, या फिर कपिल सिब्बल आजम खान के एहसान पर राज्यसभा सांसद बने हैं, इसीलिए आजम खान के इशारे पे नाच रहे हैं और इसीलिए जियाउर रहमान बर्क के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है? देश जानता है कि यदि बर्क के नाम में, यदि बर्क के मामले में भी यदि सिब्बल पेश हो जाए तो कोर्ट में सेटिंग कर लेंगे। जो व्यक्ति तीस्ता सी तलवार को गुजरात हाईकोर्ट के वारंट के बीच रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच लगवा सकता है, एक बार नहीं दो बार लगवा सकता है, वो समझा जा सकता है वो कानून से कितना ऊपर है। आज भी सिब्बल और सिंघवी के इशारे पर इस देश में न्याय चलता है, ये आम धारणा बन चुकी हुई है। इसके बावजूद वो कपिल सिब्बल जियाउर रहमान बर्क के लिए नहीं पेश हो रहा है। तो पता चल रहा है कि अपने वोट बैंक के लिए भले ही अखिलेश यादव यहां तक कह देते हो कि उन्हें गौशालों से दुर्गंध आती है। एक यादव का बेटा जो हमेशा, जिसका बाप हमेशा गाय भैंस के बीच ही रहा, वो कहता है गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र से सुगंध आता है। ये सब कुछ इसलिए कि संभल के लोगों को हक उम्मीद दी जा सके, अपने वोट बैंक को एक आस दी जा सके। लेकिन अखिलेश बेहतर जानते हैं कि तुष्टीकरण के इस वोट के माध्यम से जीत अब नहीं होती। वो दौर चला गया जो लालू और मुलायम का दौर था कि 21%, 27% से 29% वोट पा करके भी लालू और मुलायम बिहार में अराजक सत्ता के नायक हुआ करते थे। वो दौर खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पस्त किया, उस अखिलेश यादव को जो प्रणय जेम्स राय के साथ टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में कहा करता था कि वो पूजा नहीं करता, उसकी बीवी भी पूजा नहीं करती, वो अखिलेश यादव अब त्रिपुंड लगा करके कैमरे पे नजर आते हैं। वो अखिलेश यादव अब स्कल टोपी नहीं पहनते। वो स्कल यादव वो अपने दूसरे नेताओं की तरह अपने कंधे पर अरबिया गमछे नहीं लगाते। अखिलेश यादव का ये बदलाव बहुत कुछ कह रहा है। ये हताशा चुनाव के बाद, और जिस तरह से कुंभ का एक शानदार आयोजन हुआ, अखिलेश यादव घुटने के बल हरिद्वार तो पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वो किसी भी हाल में प्रयागराज नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रयागराज जाना पड़ा। ये बताता है कि किस तरह से 24 चुनाव के बाद राहुल गांधी की और केजरीवाल की तरह अखिलेश यादव भी घुटने के बल में है, हताशा में है। बात यहीं तक नहीं है। एक और विपक्ष का उत्तर भारत का एक बड़ा नेता, क्योंकि उसके पिता ने बिहार में एक बड़ी लकीर खींच दी, तो भले ही वो नॉमी फेल है, लेकिन वो बिहार का बड़ा नेता है। लालू यादव के खिलाफ कोई बिहार में कुछ बोल दे तो चल जाएगा, राबड़ी देवी की जलालत हो जाए और आरजेडी के उन्मादी सड़क पे ना निकले, ये कैसे संभव था? नीतीश कुमार ने सदन के अंदर तेजस्वी यादव की मम्मी के लिए जो कुछ कहा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बिहार में इस तरह की बात कोई बोल सकता है? ये बताता है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, अरे जब उन्हें रिजेक्ट हुआ तो बनवा दिया, छोड़िए ना, वो क्या अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? अरे बैठो ना, तोरा कौन चाहिए, तोरा कौन चाहिए, सुन लीजिए, तेरा हस्बैंड का है, तोरा कौन चाहिए, बैठा तू, तोरा कौन चाहिए? ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह। अब सोचिए, ये बात नीतीश कुमार राबड़ी देवी के लिए कह रहे हैं, कोई सामान्य चिरकुट टाइप के किसी एमएलए के लिए नहीं कह रहे हैं।
इसके बाद राबड़ी देवी बाहर निकलती है और राबड़ी देवी गिड़गिड़ाती है थोड़ा सा, हमको ऐसे बोल दिया वैसे बोला, तोरा कैसे, तो बैठो ना रे। इस सब बोलने के बाद भी राबड़ी देवी बाहर आई और रोना धोना की। लेकिन आरजेडी 2014 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पहले कोई काम नहीं होता था। आप लोग भी जन्म कर्म लिए हैं, आपका माता पिता जन्म कर्म लिए, पूछिए अपना माता पिता से कि लंके लोग रहता था, बाजार हाट कोई नहीं निकलता था, नहीं जाता था, व्यापार कैसे होता था लोगों का, आप बताइए। जब न तब महिलाओं के सदन में हमको 2 बारी हो गया अपमानित करने। ऐसा मुख्यमंत्री होता है? ऐसा सदन में हमको 2 बार अपमानित कर दिया, ऐसा मुख्यमंत्री होता है? राबड़ी देवी रो रही है कैमरे के सामने में, लेकिन तेजस्वी यादव इस पर कुछ भी नहीं कर पाए। आरजेडी के जो लोग नेता पूरे बिहार को जला देते थे, आरजेडी का खौफ था। यही राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को के लिए कहा था कि ये लंगड़ा बहुत बदतमीजी करता है, इस लंगड़ा का एक पैर तो टूटा हुआ है, दूसरा पैर भी तोड़ करके भेजेंगे। ऐसी बदमिजाज महिला उम्मीद करती है कि इसके साथ कोई अच्छी भाषा का प्रयोग करे। लेकिन सोचिए, सदन में राबड़ी देवी, लालू कहा जाता है जैसे समोसा आलू के बिना नहीं होता, वैसे बिहार लालू के बिना नहीं, एक दौर में ऐसा कहा जाता था। लालू के इशारे पर अपहरण होता था, लालू के इशारे पर मर्डर होता था, और ये बात उसके दोनों साला कहते हैं, राबड़ी देवी के भाई कहते हैं। अब कल्पना कीजिए, ऐसा कुछ यदि एक दौर में बिहार में कहा गया होता तो सुभाष और साधु यादव ही बिहार को जला दिए होते, नीतीश कुमार का ना जाने क्या हो गया होता। लेकिन आज स्थिति राबड़ी देवी तो छोड़िए, तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं। तेज प्रताप जो ज्यादा मुखर हैं, नीतीश कुमार के बयान पे चुप्पी लगाए हुए हैं। दरअसल इन सबको पता है कि आने वाले दौर में तिहाड़ जेल उनका इंतजार कर रहा है। पिता 4 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है और बेटा बेटी दोनों, बेटा पत्नी राबड़ी देवी अंडर ट्रायल एक्यूज्ड है, चार्ज फ्रेम है, और इन सबको कभी भी जेल हो सकता है। लालू यादव तो कम से कम चलिए जमीनी नेता थे, ये सब तो पिज्जा बर्गर नेता हैं, और इन पिज्जा बर्गर नेताओं का क्या होगा ये आप कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार कहा कि इनका लूटा हुआ ने वापस देना पड़ेगा। लालू परिवार का लूटा हुआ आधा पैसा ईडी ने जब्त कर लिया है। ये सजा होते ही आय से अधिक संपत्ति का मामला भी इन सब पे दर्ज होगा। तो इसीलिए समझ में आता है कि जो इतने उतावलेपन, जिस तेजस्वी यादव ने सीबीआई को धमकी दे दी थी कि सीबीआई के अधिकारी को बिहार आना पड़ेगा, जिस तेजस्वी यादव ने इस कदर धमकी दी थी, उस तेजस्वी यादव की चुप्पी आप समझ जाइए ये क्या कहता है। ये डरा हुआ हताश तेजस्वी यादव, ये लालू यादव के पुत्र हैं, ये भरोसा नहीं होता। तो 24 चुनाव के बाद से सबके सब तेवर में थे। इन सबको आस थी कि केंद्र में मिलीजुली सरकार बन जाएगी, फिर भ्रष्टाचार का खेल शुरू होगा, उन्माद का खेल शुरू होगा। लेकिन 240 पर अटकी नरेंद्र मोदी की सरकार के तेवर, उनका एजेंडा, उनकी प्लानिंग ये बता रहा है कि हताशा में विपक्ष किस कदर घुटने के बल है। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, केजरीवाल और तेजस्वी की तबाही बता रहा है कि विपक्ष फाइट करने की स्थिति में क्यों नहीं है। इस विपक्ष का नैतिक बल दरअसल गिरा हुआ है, वरना यदि नैतिक बल नहीं गिरा होता तो आज केजरी जैसा उन्मादी, तेजस्वी यादव जैसा लालू पुत्र, राहुल गांधी जैसा उत्सृंखल, इन तमाम लोगों की स्थिति क्या कुछ होती। कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर है, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए तो इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।